भारत में भूमि सुधारों का इतिहास सिर्फ कानूनों का इतिहास नहीं है। यह उन किसानों की कहानी है जिन्होंने सदियों तक दूसरों की जमीन पर पसीना बहाया, लेकिन उनके हिस्से में अधिकार नहीं, सिर्फ संघर्ष आया। यह कहानी है बंगाल की, जहां 1793 में अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिसने किसानों और जमीनों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। एक कलम चली और लाखों किसान अपनी ही जमीन पर पराये हो गए। कहते हैं कि जो हाशिए पर हैं, न्याय के लिए उनके हिस्से में कुर्बानियां अधिक होती हैं। इतिहास ने भी इसे दोहराया। पाबना से चंपारण तक, खेड़ा से तेभागा और नक्सलबाड़ी तक देश भर में संघर्ष उठते रहे और फिर 1978 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ एक कार्यक्रम ऑपरेशन बरगा, एक ऐसा भूमि सुधार अभियान जिसने लगभग 15 लाख बटाईदार किसानों को पहली बार कानूनी पहचान दी और सुरक्षा भी दी। लेकिन सवाल है, आखिर बंगाल को ऑपरेशन बरगा की जरूरत क्यों पड़ी? अंग्रेजों ने ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाई जिसने भारतीय किसानों की कमर तोड़ कर रख दी? और क्या ऑपरेशन बरगा सचमुच भारत का सबसे सफल भूमि सुधार था? वे कौन कौन से बड़े आंदोलन हुए जिससे भारत में भूमि सुधार का रास्ता मुकम्मल हुआ? और स्थायी बंदोबस्त से लेकर ऑपरेशन बरगा तक की पूरी कहानी थी। बरगादारी या बटाईदारी की व्यवस्था कोई अंग्रेजों की देन नहीं थी। यह बंगाल में सदियों पुरानी परंपरा थी। जब से खेती शुरू हुई तब से ही यह व्यवस्था किसी न किसी रूप में मौजूद रही। जिसके पास जमीन नहीं थी वह दूसरे की जमीन पर खेती करता था और फसल का एक हिस्सा मालिक को देता था। बंगाल में हुई 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नई भूमि व्यवस्था लागू की जिसे कहा गया परमानेंट सेटलमेंट, यानी अस्थायी बंदोबस्त। इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के जमींदारों को स्थायी भूमि स्वामी जैसा कानूनी दर्जा दे दिया और सरकार को दिया जाने वाला लगान हमेशा के लिए तय कर दिया गया, यानी स्थायी कर दिया गया। यहीं से बंगाल में औपनिवेशिक जमींदारी व्यवस्था और मजबूत हुई। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मुगल काल की ओर। मुगल काल में भूमि व्यवस्था की नींव अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने रखी थी। 1580 के दशक में उन्होंने 10 साला बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में जमीन की माप होती थी, उपज के आधार पर वर्गीकरण होता था और पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर लगान तय किया जाता था। आमतौर पर फसल का लगभग 1/3 हिस्सा राज्य को मिलता था। हालांकि हर जगह स्थिति एक जैसी नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि कई जगह किसानों के पारंपरिक अधिकारों को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। अकाल या सूखे के समय कुछ लचीलापन भी था। यह कोई आदर्श व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन आगे आने वाले औपनिवेशिक दौर की तुलना में कई किसानों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर मानी जाती थी। उस समय खेती मुख्यतः 3 स्तरों पर होती। रैयत, वे किसान जो सीधे जमींदार या राज्य को लगान देकर खेती करते और जिनके पास जमीन का एक स्थापित अधिकार था या खेती का स्थापित अधिकार था। बरगादार, वे किसान जो दूसरे की जमीन पर बटाई पर खेती करते थे और फसल का एक हिस्सा मालिक को देते थे। और तीसरा, खेतीहर मजदूर जो न जमीन के मालिक थे और न बटाईदार, बल्कि दिहाड़ी पर काम किया करते थे। यानी बटाईदारी या बरगादारी कोई अंग्रेजों की देन नहीं थी, यह पहले से मौजूद एक सामाजिक व्यवस्था थी। बंगाल में मुगलों के बाद आता है नवाबों का काल। 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में जब बंगाल में मुगलिया सल्तनत की पकड़ कमजोर पड़ने लगी तो बंगाल के नवाब जैसे मुर्शिद कुली खान ने अपनी अर्ध स्वायत्त सत्ता स्थापित की। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की भूमि व्यवस्था में कुछ बदलाव किए। उन्होंने बड़े जमींदारों को प्रोत्साहित किया और छोटे जमींदारों को बड़े जमींदारों के अधीन कर दिया। इससे जमींदारी व्यवस्था और मजबूत हुई, लेकिन जमींदार अभी भी राजस्व संग्रह करता ही था, वह जमीन का मालिक नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया और धीरे धीरे बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में चला गया। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, यानी राजस्व वसूली का अधिकार मिला। अब अंग्रेजों के सामने बड़ा सवाल था, बंगाल से अधिकतम राजस्व कैसे निकाला जाए। और यहीं से शुरू हुआ प्रयोगों का दौर। पहला प्रयोग था डुअल गवर्नमेंट, जो 1765 से 1772 तक चला। क्लाइव ने एक व्यवस्था बनाई जिसे द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट कहते हैं।
इसमें राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी के पास था, लेकिन प्रशासन का जिम्मा अभी भी नवाब के पास था। यानी कंपनी राजस्व वसूलेगी, लेकिन प्रशासन नवाब चलाएगा। इससे क्या हुआ? भ्रष्टाचार बढ़ा और किसानों की हालत और बदतर होती चली गई। फिर आया 1770 का भयानक बंगाल अकाल, जिसमें लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। इसका एक बड़ा कारण यही अव्यवस्था थी। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 से 1785 तक कई प्रयोग किए। 5 साल बंदोबस्त, हर 5 साल में नीलामी होती और जो सबसे ज्यादा लगान देने का वादा करे उसे जमींदारी मिल जाए। यह व्यवस्था बुरी तरह विफल रही। नीलामी में हुआ क्या? नीलामी में बाहरी लोग जैसे व्यापारी और साहूकार आ गए, जो ज्यादा लगान का वादा तो करते थे, लेकिन किसानों को बर्बाद करके इसे वसूल करते थे। फिर 1 साल बंदोबस्त, लेकिन हर प्रयोग विफल रहा। हर साल नए जमींदार आते, किसानों पर दबाव बढ़ता और कृषि व्यवस्था अस्थिर होती चली जाती। इसी पृष्ठभूमि में 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बने। कॉर्नवालिस के सामने चुनौती थी कि एक अस्थायी और भरोसेमंद राजस्व व्यवस्था बनाना। और फिर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने यह व्यवस्था क्यों लागू की? तो इसके पीछे कई कारण थे। पहला, नियमित राजस्व, कंपनी को हर साल तय रकम चाहिए थी। दूसरा, प्रशासनिक सुविधा, हर गांव जाकर लगान तय करना महंगा और मुश्किल था। तीसरा, यूरोपीय विचारधारा का प्रभाव। इतिहासकार राणाजीत गुहा ने अपनी किताब अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल में लिखा कि अंग्रेजों ने बंगाल के जमींदारों को इंग्लैंड के इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स की तरह समझा। उन्हें लगा कि अगर जमींदारों को अस्थायी मालिकाना हक मिल जाएगा तो वे खेती में निवेश करेंगे और इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन बंगाल की सामाजिक वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। चौथा कारण राजनैतिक था, लेकिन यह कारण भी मजबूत था। अंग्रेजों को एक ऐसा स्थानीय वर्ग चाहिए था जो उनके शासन का हितैषी बने, और जमींदार वही वर्ग बन गए। तो इस अस्थायी बंदोबस्त के परिणाम क्या हुए? स्थायी बंदोबस्त के लागू होते ही बंगाल की ग्रामीण व्यवस्था बदल गई। कई पुराने जमींदार तय लगान नहीं दे पाए, उनकी जमीनें नीलाम हो गईं। हुआ यह कि 1793 ईस्वी के बंगाल रेगुलेशन के आधार पर 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून लाया गया, जिसके अनुसार अगर एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक जमींदार जिला कलेक्टर के पास भू राजस्व की रकम जमा नहीं करता तो उसकी पूरी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। व्यापारी, साहूकार और कंपनी से जुड़े कई नए लोग जमींदार बनकर उभरे। सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ा। जो किसान पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर रहे थे वे कागजों में अदृश्य हो गए। अब कानूनी मालिक जमींदार था, किसान अचानक अपनी ही जमीन पर बाहरी हो गए। किसान जमींदार की दया पर निर्भर हो गए। बरगादारों की कोई कानूनी पहचान नहीं थी। उनका रिश्ता सिर्फ मौखिक समझौतों पर टिका हुआ था। और धीरे धीरे बंटवारा भी, यानी फसल का बंटवारा, जमींदार के पक्ष में झुकने लगा। कई जगह किसानों को फसल का बहुत छोटा हिस्सा मिलने लगा। नकद लगान बढ़ा। पहले लगान अनाज में लिया जाता था, धीरे धीरे जमींदार नकद लगान की मांग करने लगा। नकद लगान के लिए किसान साहूकार से कर्ज लेने लगा। साहूकारों का कर्ज बढ़ा और किसान और भी कमजोर होता गया। स्थायी बंदोबस्त का सबसे गहरा और दीर्घकालिक असर बंगाल प्रेसिडेंसी पर पड़ा, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, क्योंकि यहाँ यह सबसे पहले, सबसे बड़े पैमाने पर और सबसे लंबे समय तक चला। यही कारण है कि यहाँ जमींदार और किसान की खाई सबसे गहरी थी और ऑपरेशन बरगा जैसे कार्यक्रम की जरूरत इसलिए महसूस भी हुई। बिहार और उड़ीसा में भी असर था, लेकिन वहाँ की परिस्थितियां अलग होने से बंगाल जैसा संगठित भूमि सुधार आंदोलन नहीं बन पाया। बाद में जब अंग्रेजों ने पंजाब और दक्षिण भारत जैसे नए क्षेत्र जीते तो उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू नहीं किया। यह खुद इस बात का सबूत था, वे इसकी विफलता समझ चुके थे। इसकी जगह 2 नई व्यवस्थाएं लाई गईं। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो 1820 में लाई गई थॉमस मुनरो और रीड के द्वारा। यह मद्रास, बॉम्बे और असम में लागू हुई। इसमें किसान सीधे सरकार को लगान देता था, बीच में कोई जमींदार नहीं था, लेकिन लगान बहुत ऊंचा था और सूखे में भी माफी नहीं मिलती थी, जिससे किसान कर्ज में डूबते रहे। दूसरी महालवाड़ी व्यवस्था जो 1822 में आई और यह होल्ट मैकेंजी द्वारा बनाई गई और विलियम बेंटिक ने इसे और परिष्कृत किया। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में यह लागू हुआ। पूरे गांव को एक इकाई मानकर सामूहिक लगान तय होता था। कमजोरी यह थी कि एक किसान के लगान न चुका पाने पर पूरे गांव पर इसका बोझ पड़ता था। लेकिन इतिहास में हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठने की अनगिनत जीवित घटनाएं दर्ज हैं। बंगाल में भी किसान आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी है।
1870 के दशक में पूर्वी बंगाल का पाबना क्षेत्र किसानों के गुस्से का केंद्र बन गया। किसानों ने बढ़े हुए लगान और बेदखली के खिलाफ संगठित प्रतिरोध शुरू किया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह आंदोलन पूरी तरह हिंसक नहीं था। इसमें सभाएं हुई, कानूनी लड़ाइयां लड़ी गईं और ऑक्यूपेंसी राइट्स की मांग उठी। इसी पृष्ठभूमि में बाद में बंगाल टीनेंसी एक्ट 1885 आया। 20वीं सदी के आते आते किसानों का प्रश्न राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनने लगा। 1917 का दौर, चंपारण सत्याग्रह। बिहार की चंपारण में अंग्रेज नीलहे किसानों से जबरन नील की खेती कराते थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों की स्थिति की जांच की और अंग्रेज सरकार से टकराने का फैसला किया। यह भारत में गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह था। इसके बाद चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनी और तिनकठिया व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त की गई। इसके तुरंत बाद आया खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात में फसल खराब हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार लगान माफ करने को तैयार नहीं थे। गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को संगठित किया। किसानों ने कहा, जब फसल नहीं हुई तो लगान कैसे दें? आखिरकार सरकार को कुछ नरमी बरतनी पड़ी। वर्ली और तेभागा आंदोलन। 1940 के दशक तक आते आते किसान संघर्ष और तीखे हो चुके थे। महाराष्ट्र के ठाणे क्षेत्र में वर्ली आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ। आदिवासी किसान बेगार, साहूकारी और शोषण से परेशान थे। 1945-46 में गोदावरी पेरुलेकर समेत कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें संगठित किया। यह सिर्फ आर्थिक संघर्ष नहीं था, यह आदिवासी सम्मान का संघर्ष भी था। और फिर आया 1946 का साल और तेभागा आंदोलन। बंगाल के लाखों बरगदार किसानों ने मांग उठाई कि 2/3 फसल अब किसानों की होगी, क्योंकि मेहनत भी किसान कर रहा था और कई बार निवेश भी वही कर रहा था। तेभागा आंदोलन बंगाल के कई जिलों में फैल गया। महिलाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई। यही आंदोलन आगे चलकर ऑपरेशन बरगा की वैचारिक पृष्ठभूमि बना। इन आंदोलनों ने मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें आजादी के बाद भूमि सुधार अनिवार्य हो गया। लेकिन आजादी के बाद भी बदलाव क्यों नहीं आया? 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन ग्रामीण बंगाल में जमींदारी की छाया बनी रही। किसानों के पास कोई दस्तावेज नहीं, कोई कानूनी सुरक्षा नहीं और बेदखली से बचने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि कानून बने, वेस्ट बंगाल बरगादार्स टेम्पररी रेगुलेशन एक्ट, वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 का कानून, लेकिन ये कानून कागजों तक ही सीमित रहे। जमींदारों की सामाजिक और राजनीतिक ताकत इतनी अधिक थी कि किसान कानून का इस्तेमाल करने से डरते थे। नक्सलबाड़ी और ऑपरेशन बरगा का संबंध। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से शुरू हुए इस आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह संकेत था कि अगर किसानों को कानूनी रास्ते से न्याय नहीं मिला तो संघर्ष हिंसक भी हो सकता है। 1977 में पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम मोर्चा सत्ता में आया। उन्होंने तय किया कि 1955 के कानून को, जो दशकों से कागजों पर पड़ा था, उसे जमीन पर उतारा जाएगा और 1978 में शुरू हुआ ऑपरेशन बरगा। तो ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल में बरगादार किसानों के पंजीकरण का एक अभियान था। सरकार गांव-गांव गई और किसानों को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? फसल का उचित हिस्सा सुनिश्चित किया गया। अगर खेती का निवेश किसान करता तो उसे 75% हिस्सा मिलता। अगर निवेश भूस्वामी करता तो किसान को 50% हिस्सा मिलता। बेदखली से किसानों को सुरक्षा मिली। पंजीकृत बरगादार को अब आसानी से जमीन से हटाया नहीं जा सकता था। वंशानुगत अधिकार सुनिश्चित किए गए, यानी किसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी खेती का अधिकार मिलता। लगभग 15 लाख बरगादार किसानों का पंजीकरण हुआ। ऑपरेशन बरगा के बाद कई बदलाव दिखाई दिए। जब किसानों को यह भरोसा मिला कि वे जमीन से बेदखल नहीं होंगे, तो उन्होंने खेती में निवेश बढ़ाया। कई अध्ययनों में कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए। 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल की कृषि विकास दर देश के कई राज्यों से बेहतर रही। सामाजिक स्तर पर भी बदलाव आया। ग्रामीण सत्ता संतुलन बदला। पंचायती राज में किसानों की भागीदारी बढ़ी, क्योंकि 1977 में जब वाम मोर्चा सरकार आया तो पश्चिम बंगाल में 2 समानांतर प्रक्रियाएं चली। एक तरफ ऑपरेशन बरगा के जरिए भूमि सुधार और दूसरी तरफ पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया और बरगादार पहली बार राज्य की नजर में दिखाई देने लगे, यानी कागजों पर उन्हें पहचान मिली। लेकिन क्या ऑपरेशन बरगा पूरी तरह सफल था? तो नहीं। कई आलोचनाएं भी सामने आई। कुछ जगह राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगे। कई किसानों का पंजीकरण नहीं हो पाया।
महिला वर्गादारों की लगभग अनदेखी हुई, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को सीमित लाभ मिला, यानी जिसके पास बटाई की जमीन नहीं थी उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। और बाद के वर्षों में पश्चिम बंगाल की कृषि अर्थव्यवस्था फिर कई चुनौतियों से घिर गई। फिर भी अधिकांश अध्येता इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण टेनेंसी रिफॉर्म में से एक मानते हैं। अर्थशास्त्रियों का इस पर क्या कहना है? अभिजीत बनर्जी, पॉल गर्टलर और मैत्रीस घटक ने ऑपरेशन बर्गा पर महत्वपूर्ण शोध किया। उन्होंने पाया कि जहां टेनेंसी रिफॉर्म प्रभावी ढंग से लागू हुआ, वहां कृषि उत्पादकता में सुधार देखा गया। क्यों? क्योंकि जब किसान को मेहनत का उचित हिस्सा मिलता है तो वह ज्यादा निवेश और मेहनत करता है। यह शोध प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी पर आधारित था। भूस्वामी प्रिंसिपल और किसान एजेंट। जब एजेंट को मेहनत का उचित हिस्सा नहीं मिलता तो वह पूरी क्षमता से काम नहीं करता, जिसे अर्थशास्त्री मोरल हजार्ड कहते हैं। ऑपरेशन बर्गा ने 75% हिस्सा देकर इसी समस्या को हल किया। शोधकर्ताओं ने खुद स्वीकार किया कि ग्रामीण स्तर पर डेटा कमजोर था और यह भी संभव था कि उत्पादकता वृद्धि में हरित क्रांति, सिंचाई व HYV बीज जैसे कई अन्य कारकों का योगदान भी हो सकता है। यह शोध इसलिए लैंडमार्क माना जाता है क्योंकि इसने पहली बार इकोनोमेट्रिक एनालिसिस के माध्यम से टेनेंसी रिफॉर्म और प्रोडक्टिविटी के बीच मजबूत संबंध दिखाया। 2019 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिलने से इस शोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई। इसी तरह प्रणब वर्धन और दिलीप मुखर्जी ने दिखाया कि जहां पंचायतें मजबूत थीं, वहां भूमि सुधार का असर भी ज्यादा था। भूमि सुधारों को लेकर एक और विद्वान की बात कर ही लेते हैं। डेनियल थॉर्नर, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और एक इतिहासकार जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के अच्छे अध्येताओं में से एक माने जाते हैं, जो 1952 में भारत आए और गांव-गांव जाकर किसानों से सीधे बात करके भारतीय कृषि का अध्ययन किया। द अग्रेरियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया 1956 में आई यह किताब उनके उन्हीं प्रत्यक्ष अवलोकनों और ग्रामीणों से बातचीत पर आधारित थी। किताब का केंद्रीय तर्क था कि भारत में कृषि की समस्या केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संरचनात्मक है। बेहतर बीज, खाद और सिंचाई अकेले काम नहीं करेंगे जब तक जमीन के स्वामित्व की सामंती व्यवस्था नहीं बदलती। इसने 1956 में ही यह चेतावनी दी थी कि तकनीकी सुधार के बिना संरचनात्मक बदलाव केवल अमीर किसानों को फायदा पहुंचाएगा, जो बाद में हरित क्रांति में सच साबित हुआ। बाकी भारत में भूमि सुधार सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं थे। आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन, भूमि सीमा कानून, काश्तकारी सुधार, भूदान आंदोलन, सहकारी खेती जैसे कई प्रयास हुए। केरल में भूमि सुधार अपेक्षाकृत प्रभावी रहा। 1957 में EMS नंबूदिरीपाद सरकार ने पहला प्रयास किया, लेकिन 1959 में सरकार बर्खास्त हो गई। 1963 में केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना और 1969 में CA मेनन सरकार के निर्णायक संशोधन से यह 1970 में लागू हुआ। भूमि सीमा 12 से 15 एकड़ रखी गई। काश्तकारों को मालिकाना हक मिला और अधिशेष जमीन भूमिहीनों में बांटी गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी टेनेंसी रिफॉर्म लागू किए गए। कर्नाटक में 1974 में देवराज अरस की सरकार ने काश्तकारों को मालिकाना हक दिया, तो महाराष्ट्र में टेनेंसी एक्ट के तहत किसानों को कुछ सुरक्षा मिली। लेकिन कई जगह कानून तो बने, जमीन पर बदलाव नहीं आया, क्योंकि कानून से ज्यादा जरूरी थी राजनीतिक इच्छा शक्ति। कुल मिलाकर अगर सीधे शब्दों में कहें तो अस्थायी बंदोबस्त वह बीज था जिसने एक विषैली असमानता को जन्म दिया और ऑपरेशन बर्गा उस व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश थी। 1793 में किसानों को जमीन से अलग किया गया, तो 1978 में उन्हें फिर से उस जमीन से जोड़ने की कोशिश की गई। पाबना से तेभागा तक, चंपारण से नक्सलबाड़ी तक भारत के किसान आंदोलनों ने सिर्फ लगान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सम्मान, अधिकार और पहचान की भी लड़ाई लड़ी। तो यह थी कहानी ऑपरेशन बर्गा की और उन संघर्षों की जो खेतों में उगते रहे, और उन्हीं संघर्षों ने धीरे धीरे भूमि सुधार, किसान अधिकार और लोकतांत्रिक राजनीति की दिशा तय की। तो आप देख रहे थे द काशी स्कूप। मैं हूं दीपक और कैमरे के पीछे है श्रेयांश। शुक्रिया।